Unacademy. Let's crack it. तो देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने ये थीम बताई थी कि अतरंगी सवाल पूछे जा रहे हैं और उसमें से एक टॉपिक हमने उठाया था जिसका नाम था बुद्धिस्ट लिटरेचर। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम काफी सारे पार्ट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके थे, लेकिन हमारा पार्ट 2 में हमको बहुत सारी दूसरी चीजें भी कंडक्ट करनी थी। जैसे पार्ट 1 में हम लोग कंडक्ट कर चुके थे सुत्त पिटाका के बारे में, जो एक कैनोनिकल टेक्स्ट का पार्ट होता है, और उसमें मैंने आपको दीघा निकाया, माजीवा निकाया, संयुक्त निकाया और उसके साथ साथ अंगुत्तर निकाय और खुदा का निकाया के बारे में बताया था। उसमें आने वाली जकाता टेल्स या जकाता स्टोरीज को भी हमने डिस्कस करा था। एक कॉन्सेप्ट जकाता स्टोरी में आता था जिसका नाम था पारामिता, जिसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था, वो करा। और पारामिता को ड्राइव करने वाला एक फैक्टर होता था जिसको निदान कथा कहा जाता था, तो वो निदान कथा को भी अपन ने देखा था। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो विनय पिटाका के बारे में, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, जो 3 पिटक में 3 बास्केट्स में बुद्धिज्म की नॉलेज है। एक तो सुत्त पिटाका में है, दूसरी विनय पिटाका में है और तीसरी अभिधम्म पिटाका में है। और बाकी भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जैसे एक आपकी आती है बुद्ध चरित्रा, जो अश्वघोष ने लिखी। फिर आपकी मिलिंदपना आती है, फिर माध्यमिका सूत्र आती है। ऐसे बहुत सारी दूसरी किताबें भी हैं, दीपवामसा, महावामसा। तो आज अपन उनको भी देखेंगे। सबसे पहले विनय पिटाका को देखते हैं, फिर अभिधम्म पिटाका को, फिर दूसरी किताबों को देखेंगे। अब देखो, विनय पिटाका क्या है, मैं आपको पीपीटीज पे भी ले जाऊंगा, पीपीटीज के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन सरल भाषा में सबसे पहले मैं आपको एक खाली स्लाइड से विनय पिटाका का मतलब समझाता हूं। विनय पिटाका का मतलब मित्रों उन रूल्स एंड रेगुलेशंस से हैं, उन रूल्स और रेगुलेशंस से हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो करने होते थे जो बुद्धिस्ट संघ में जाता था। और देखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हो सकता है विनय पिटाका के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को हो, लेकिन इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे यूपीएससी में कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पति मोखा के बारे में पता है? क्या आपको पराजिका के बारे में पता है? जब पारामिता पूछ लिया तो प्रतिमोखा भी पूछेगा, पराजिका भी पूछेगा, तो समझ लो उसको। पहले ये समझो, जैसे आज मित्रों काफी सारे आपने सुना होगा विपासना सेंटर्स चलते हैं। अब जब आप विपासना सेंटर में जाओगे, बड़ी साहब जटिल प्रक्रिया होती है उनमें एंट्री लेने की, इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह होते हैं। अभी बॉम्बे में एक विपासना 25 नवंबर से चालू हुआ था। विपासना की पूरी प्रोसेस 10 दिन का प्रोसेस होता है। आप जब एंट्री लेते हो उसमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। फिर आपसे, जब आप विपासना में पूरे 10 दिन के लिए जाते हो, आपसे आपका मोबाइल ले लिया जाता है, ठीक है। और आपको जैसे 2-3 घंटे आपको दिखाया जा रहा है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना है। 2-3 घंटे आपको दिखाया जा रहा है कि भाई आप प्रवचन देखो, 2-3 घंटे रीडिंग करो। इस तरह से पूरी दिनचर्या रहती है। तो व्हेन यू go into that Vipassana center, there are certain rules and regulations that have to be followed. उसी तरह से जब आप बुद्धिस्ट सेंटर्स में जाते थे, संघ जाते थे, उनमें कुछ होते थे यस पॉइंट्स, मतलब जो आपको करना होंगे, और कुछ होते थे नो पॉइंट्स, जिनको आपको नहीं करना है। कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको झूठ नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दिखावा नहीं करना है कि मेरे को तो निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। अब कोई बुद्धिस्ट सेंटर में भर्ती हुआ, 2 दिन में कहने लगा, रे मुझे तो निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। 2 दिन में तो महात्मा बुद्ध को भी प्राप्ति नहीं हुई थी निर्वाण की। कहां तुम निर्वाण की प्राप्ति 2 दिनों में कर लोगे? डिजायर्स का एंड इंसान की 2 दिन में हो जाएगा क्या? भाई, निर्वाण का मतलब तो क्या होता है? इच्छाओं का खत्म होना। इच्छाएं 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। तो कोई दिखावा करने लगा, अरे मुझे तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई। महात्मा बुद्ध को इतना समय लगा, देखो मुझे 2 दिन में हो गया। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको करने से आपको बचना है। जैसे आप बुद्धिस्ट संघ में हो तो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप झूठ नहीं बोल सकते हो, आप दिखावा नहीं कर सकते हो निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है।
तो ऐसे सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, विनय शब्द का मतलब ही कानून से होता है, रूल से होता है। तो विनय पिटका बुद्धिज्म का वो लिटरेचर है, वो साहित्य है, ये अपन को बहुत कुछ बताता है बुद्धिज्म के बारे में। कैसे पता लगता है अपन को विनय पिटका से बुद्धिज्म के बारे में? क्योंकि जो बुद्धिस्ट संघ होते थे, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती थी, उसमें जो लोग जाते थे, उनके लिए जो कायदे कानून होते थे, वो अगर अपन को पता लगे तो अपन को बुद्धिज्म के बारे में भी बहुत कुछ पता लग पाएगा। तो विनय पिटका में मित्रों क्या शामिल है? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द पीपल हु जॉइंड द बुद्धिस्ट संघ। अब इसी को और डिटेल में समझते हैं अपन, विनय पिटका को और डिटेल में अपन समझेंगे, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अब अपन उन स्लाइड्स को लाते हैं जिनमें विनय पिटका के आगे की बातें भी दी हुई है, और ये पूरी चीजें अपन कवर कर चुके। ये पीपीटी आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस पीपीटी का। तो विनय पिटका रूल्स एंड रेगुलेशंस जिन्होंने ये ज्वाइन किए हैं। प्रतिमोखा क्या है? प्रतिमोखा भी रूल्स एंड रेगुलेशन से, कभी आपसे पूछ लिया जाए प्रतिमोखा क्या था बुद्धिज्म में, ये वही रूल्स एंड रेगुलेशन से। बेसिकली मित्रों, जैसे बुद्धिज्म में बहुत सारी चीजों को मना किया गया था, मतलब अलग अलग प्रकार के ऑफेंसेस को करने से आपको बचना था, अलग अलग प्रकार के जो क्राइम कर सकते थे आप, गलतियां कर सकते थे, उनसे आपको बचना था। वही प्रतिमोखा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिन गलतियों को करने से आपको बचना है, वो प्रतिमोखा है। द रूल्स कवर ए वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर इंक्लूडिंग गाइडलाइंस ऑन एथिकल कंडक्ट, प्रॉपर यूज ऑफ थिंग्स, इंटरेक्शन विद द अपोजिट सेक्स एंड रूल्स रिलेटेड टू स्पीच। तो ये प्रतिमोखा में आता था। प्रतिमोखा में भी कुछ ऐसे ऑफेंसेस आते थे जो बहुत सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस होते थे, उनको आप बोलते थे पराजिका। देखो आप यहां पे, जैसे बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में आप गए तो वो रूल्स आपको फॉलो करना होंगे, जैसे कि आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज नहीं होना है, स्टीलिंग चोरी नहीं करनी है, आपको किसी की जानबूझ के इंटेंशनल किलिंग नहीं करनी है, आपको फॉल्स क्लेम नहीं करना है कि मुझे तो अटेन हो चुका है एनलाइटनमेंट। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे रूल्स थे जो प्रतिमोखा होते थे। लेकिन ये जो 4 ऑफेंस है, ये सबसे सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस है। जो प्रतिमोखा है वो रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको आपको करने से बचना है। उस प्रतिमोखा में 4 सबसे सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस जो थे उनको कहा जाता था पराजिका। तो पराजिका रेफर्स टू द मोस्ट सीरियस कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। अगर आप इसको करोगे, इस पराजिका को करोगे, ये जो सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस अगर आपने बुद्धिस्ट संघ में रहते हुए कर दिए, इट कुड ऑल्सो लीड टू योर एक्सपल्शन फ्रॉम द बुद्धिस्ट ऑर्डर। मतलब आपको बुद्धिस्ट ऑर्डर से, बुद्धिस्ट संघ से भगा दिया जाएगा अगर आपने ये पराजिका को 4 सबसे सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस विच आर अ पार्ट ऑफ प्रतिमोखा, विच इज अ पार्ट ऑफ विनय पिटका, अगर आपने ये क्राइम कमिट करा तो आपका एक्सपल्शन हो जाएगा बुद्धिस्ट ऑर्डर से। ये तो एक नॉलेज हुई। इसको याद कैसे रखा जाए? सिंपल है, वही माइंड मैप आप बनाओ। कैनोनिकल टेक्स्ट, आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब समझा चुका हूं। कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब ओरिजिनल है। कैनोनिकल टेक्स्ट में त्रिपिटका आता है आपका, वो त्रिपिटका में एक अपना आता है सुत्त पिटका, ऑलरेडी कवर्ड है, एक आता है आपका विनय पिटका। और विनय पिटका में 2 कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं, एक तो आपको दिख रहा है प्रतिमोखा, और दूसरा आपको जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्रतिमोखा के अलावा क्या दिख रहा है आपको? प्रतिमोखा के अलावा एक आपको दूसरा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है पराजिका। पराजिका वो सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस है जिनको आपको करने से बचना है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रतिमोखा। और अगर आपने ये सीरियस ऑफेंस कर दिया पराजिका, तो दिस कुड लीड टू द एक्सपेल्शन ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम द बुद्धिस्ट ऑर्डर, आपको हटा दिया जाएगा संघ से। अब इसको मित्रों समय समय पे ना लोगों को याद भी दिलाया जाता था, ये जो आप ऑफेंस मत कर देना, कहीं क्राइम कमिट मत कर देना। जैसे आप जाओगे तो जगह जगह पोस्टर लगे होते हैं डॉक्टर के केबिन में, डोंट यूज योर मोबाइल, साइलेंट फोन कर लो। उसी प्रकार से कम्युनिकेट करा जाता था समय समय पे कि आप, कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट ऑर्डर में रहते हुए ये क्राइम ना करे, ये ऑफेंस ना करे। जैसे कि जो फुल मून डे, हाफ मून डे वगैरह होते थे, उपासोका डेज कुछ होते हैं बुद्धिज्म में, तब इनको प्रैक्टिस करना होता था। उपासोका डेज कुछ होते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो आपको समझ में आएगा
Which of the following statement regarding Patimokkha and Parajika in Thedawada Buddhism is are correct? Patimokkha के बारे में क्या सही है या पराजिका के बारे में क्या सही है? Parajika is a set of rules for the Buddhist monasteries, and Parajika refers to the serious offenses that could lead to the expulsion of the monks from the monastic order. पहला वाला स्टेटमेंट सही दिख रहा है. पतिमोक्खा वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने, और उसमें भी सबसे सीरियस कैटेगरी के ऑफेंस जिसको आपने कर दिया तो आपको भगा दिया जाएगा, तो वो सही है आपका. द पतिमोक्खा इज रेसिटेड रेगुलरली ऑन उपोस्था डेज, emphasizing the importance of ethical conduct. तो फुल मून डे, हाफ मून डे, जो इंपोर्टेंट डेज उपोस्था डेज आते थे उस पे आपको ये याद दिलाए जाते थे, सही है. पराजिका ऑफेंसेस इंक्लूड इंटेंशनल किलिंग. 4 ऑफेंसेस आते थे. एक तो हिंसा करना, इंटेंशनल किलिंग ये था, सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला भी था, स्टीलिंग वाला भी था, और अपने फॉल्स क्लेम करना स्पिरिचुअल अटेनमेंट के बारे में ये भी था. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3. समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल 3. तो ये पूरा आपका होता था प्रतिमोक्खा और पतिमोक्खा से रिलेटेड, पराजिका से रिलेटेड. और मित्रों इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछ लिया गया था इन बुद्धिज्म पतिमोक्खा स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में भी आ सकता है. पारामिता के बारे में आ गया तो ये भी आ सकता है. ए डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म, नो इट इज नॉट रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म. हीनयान बुद्धिज्म पता नहीं. रूल्स ऑफ संघा, ये तो रूल्स ऑफ संघा ही है ना बेसिकली. पतिमोक्खा इज अ पार्ट ऑफ विनय पिटका. विनय पिटक में क्या है? बुद्धिस्ट संघ के रूल्स हैं. तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा. समझ में आ रही मेरी बात? ये क्वेश्चन तो मित्रों पिछले लेक्चर से आप कर सकते हो. बुद्ध की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज इज अ पार्ट ऑफ जकाता टेल्स. ये तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था. भाई साहब ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कब कहां यूपीएससी इनसे प्रश्न पूछ ले, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, वो तो पता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है. तभी आप लोगों को ये कराया जा रहा है. ओके, तो अपना सुत्त पिटक तो हो ही गया था, अपना विनय पिटक हुआ, एंड अभिधम्ब पिटका एज आई सेड इज रिलेटेड टू फिलोसॉफिकल मैटर्स. ये दर्शन वाले पक्ष से संबंधित है. ये पिटका अगर आपको क्लियर है तो आपका बुद्धिज्म में कैनोनिकल टेक्स्ट हो गया. आप पिछले लेक्चर को देख लेना, आप समझ जाएंगे कि कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है. कैनोनिकल टेक्स्ट ऐसा लिटरेचर है, ऐसा साहित्य है जो कि ओरिजिनल साहित्य बुद्धिज्म का, बुद्ध की टीचिंग्स, उनके डिस्कोर्सेस या बुद्धिस्ट संघ के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट ऐसा लिटरेचर है जो बाद के स्कॉलर्स ने खुद के इंटरप्रिटेशन के साथ बुद्धिज्म के बारे में लिखा. तो अब अपन पढ़ेंगे नॉन कैनोनिकल, क्योंकि यूपीएससी ने 2022 के एग्जाम में नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे. और इस लेक्चर को मित्रों आप पार्ट 1 को देखने के बाद पढ़ोगे तो ज्यादा सेंस बनाएगा. ये पार्ट 1 इसका 45 मिनट का लगभग पहले अपलोड हो चुका है. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट इज नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट? तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट बाद के स्कॉलर्स ने बनाया, पाली भाषा में भी लिखा, संस्कृत भाषा में भी लिखा. निदान कथा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यू नो अबाउट निदान कथा. निदान कथा वो कॉजल एक्सप्लेनेशन है. वो 6 पैरामीटर्स में आप जो 6 एक्शन करते हो ना, उसके पीछे का कॉजल एक्सप्लेनेशन निदान कथा इज ऑलरेडी एक्सप्लेन. अब आओ आप मिलिंदपना पे पहले. और भाई साहब ये क्या बताऊं मैं आपको, इतना कंफ्यूजन है मिलिंदपना के बारे में. और किसने लिखा था इसको? मिलिंदपना को किसने लिखा था? नागसेन ने लिखा था या नागार्जुन ने लिखा था? इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन है. ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने 2023 के एग्जाम में पूछा था. तो प्रश्न भी मैं आपको दिखा देता हूं. प्रश्न भी वो अपने पास होगा यूपीएससी में जो 2023 में पूछा गया था, वो भी यहीं कहीं होगा. प्रश्न कहां जाएगा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप मान के चलो प्रश्न पूछा था वो यूपीएससी ने. और बच्चों को यही कंफ्यूजन था कि सर आपने गलत बताया है, नागसेन और नागार्जुन 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक ही व्यक्ति थे. मैं आपको बता दूं, नागसेन और नागार्जुन 2 अलग अलग व्यक्ति थे. इसका प्रूफ दे देता हूं मैं आपको, ठीक है? क्योंकि कई सारे लोगों को लगता है ये एक ही व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति थे. नागसेन ने लिखी थी क्या? नागसेन ने लिखी थी मिलिंदपना, ठीक है? और नागा अर्जुन ने लिखी थी माध्यमिका सूत्रा. इन्होंने शून्यता का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने माध्यमिका सूत्रा लिखी थी. तो नागार्जुन ने मिलिंदपना नहीं लिखी थी.
अब इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानो। मिलिंदपना, व्हाट वाज मिलिंदपना? इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, गैर विहित ग्रंथ है बुद्धिज्म का। तो मिलिंदपना की रचना कुछ इस तरह से हुई कि 160 से 130 के बीसी के आसपास भारत में एक इंडो ग्रीक रूलर आए थे जिनका नाम था राजा मिएंडर। ग्रीक्स तो भारत की बॉर्डर पे बहुत पहले से बैठे हुए थे, जब से सिकंदर आया था, फिर सेल्यूकस निकेटर था, लेकिन भारत में तब मौर्य एम्पायर चल रहा था, तो ग्रीक्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे, बॉर्डर पे बैठ गए थे। जैसे मौर्यन एम्पायर का 185 बीसी में कोलैप्स हुआ, ग्रीक भारत के अंदर आ गए, और जो रूलर था उनका सबसे फेमस, उसका नाम था मिलिंद। बड़ा ईगोइस्टिक राजा था, अलग ही अपने एटीट्यूड में रहता था और समझता था कि यही सबसे ज्यादा विद्वान है। साम्राज्य में चर्चा चली कि आप अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं, आपसे भी विद्वान एक व्यक्ति है जिसका नाम है नागसेन। राजा मिएंडर ने कहा, हो ही नहीं सकता है मुझसे ज्यादा कोई समझदार, और अगर आप मेरे सामने लिया है उस व्यक्ति को, नागसेन को, तो मैं डेफिनेटली उसको शास्त्रार्थ में हरा दूंगा, बहस में हरा दूंगा। तो फिर डिस्कशन आयोजित हुआ नागसेन और मिलिंद के बीच में। अब मिलिंद के सभी प्रश्नों का उत्तर नागसेन ने दे दिया। राजा मिएंडर को झुकना पड़ा और उनको लगा कि मैं जो समझता था कि दुनिया भर का पूरा ज्ञान मैंने अर्जित कर लिया, वो मेरी गलतफहमी थी। और फिर नागसेन ने उन्होंने बुद्धिज्म की तरफ इनवाइट किया, और मिएंडर हुआ एज इंडो ग्रीक रूलर, उन्होंने बुद्धिज्म को फिर अपना लिया। और ये जो पूरा इनके बीच में शास्त्रार्थ चला, नागसेन के बीच में और मिलिंद के बीच में, यही मिलिंदपना है। बुद्धिज्म के बारे में जो इनके बीच में डिस्कशन चला, यही मिलिंदपना था। अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करो। आप देख भी पा रहे होगे कि ये जो एक इमेज लगा रखी है मैंने, जिसमें राजा मिएंडर और नागसेन के बीच में बुद्धिज्म से लेकर डिस्कशन चल रहा है, यही मिलिंदपना है। मिलिंदपना का मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड राजा मिएंडर के क्वेश्चंस, मिलिंदपना है, और ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, आप अच्छे तरह से समझो मैं जो लॉजिक दे रहा हूं आपको, जिससे आपको ये क्लियर होगा कि नागार्जुन और नागसेन दो अलग अलग व्यक्ति थे। देखो, जो मिलिंदपना नाम का टेक्स्ट लिखा गया था, या नागार्जुन को समझो आप, या आपने नागसेन को समझा, अब आप नागार्जुन पे आओ। जो नागार्जुन व्यक्ति थे वो महायान बुद्धिज्म को मानते थे। महायान बुद्धिज्म, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फोर्थ बुद्धिस्ट समिट जो 72 एडी में कनिष्क के समय हुई थी, उसमें बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। और जो नागार्जुन व्यक्ति थे जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत दिया, जो नागार्जुन व्यक्ति थे जिन्होंने माध्यमिका सूत्रा लिखी, वो फॉलो करते थे महायान बुद्धिज्म। और महायान बुद्धिज्म कब आया? 72 एडी के बाद आया। जो राजा मिलिंद के बीच में और नागसेन के बीच में डिस्कशन हुई, वो तो 72 एडी के 200 साल पहले हुई थी। महायान जब सेक्ट का जन्म हुआ बुद्धिज्म में, तभी तो नागार्जुन ने महायान ब्रांच को फॉलो किया होगा ना। अगर उसका जन्म ही 72 एडी में हो रहा है महायान ब्रांच का, तो नागार्जुन ने 72 एडी से पहले तो फॉलो नहीं किया होगा इसको। जब ब्रांच बनी तभी उसके फॉलोवर आए, जिसमें से एक नागार्जुन थे। तो नागार्जुन ने अगर 72 एडी के बाद इसको फॉलो किया है महायान बुद्धिज्म को, और अगर मिलिंदपना लिखी गई थी इस पर्टिकुलर घटना के 200 साल पहले, तो टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है नागार्जुन और नागसेन एक ही व्यक्ति हो। समझ में आ रही है मेरी बात? पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक आप देखिएगा, दूसरा लॉजिक, यूपीएससी ने 1997 में इस प्रश्न को पूछा, मिलिंदपना, राजा मिएंडर और बुद्धिस्ट मॉन्ग नागसेन, मतलब किसके बीच का डिस्कशन था। अब इसमें ऑप्शन नागसेन भी दे रखा है, नागार्जुन भी दे रखा है। यूपीएससी की 1997 की आंसर की में नागसेन को सही आंसर माना गया है। यही क्वेश्चन 14 मई 2023 को यूपीपीएससी ने भी पूछा था, और यूपीपीएससी की आंसर की के भी हिसाब से दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और आंसर माना गया है नागसेन। हर लॉजिक के हिसाब से नागसेन और नागार्जुन तो डिफरेंट व्यक्ति हैं, और क्योंकि अगर नागसेन और नागार्जुन एक व्यक्ति रहा होता तो यूपीएससी ने 1997 की आंसर की में इसको एक बोनस क्वेश्चन दे रखा होता, बोनस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकते,
सिमिलर इज द केस विद यूपीपीएससी, यहाँ पे भी बोनस नहीं है, यहाँ पे भी बोनस नहीं है, जबकि नागसेन नागार्जुन यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन में, यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये डिफरेंट व्यक्ति थे, ये डिफरेंट व्यक्ति ही थे सर। समझ में आ रहा है आपको? जिसने मिलिंद पन्ना लिखी वो नागार्जुन नहीं था, नागार्जुन ने माध्यमिका सूत्र लिखी थी और वो एक महायान बुद्धिस्ट फॉलोवर थे, जबकि नागसेन ने जिनने मिलिंद पन्ना लिखी थी वो एक हीनयान बुद्धिस्ट फॉलोवर थे। समझ में आ रहा है आपको? तो टाइम पीरियड का डिफरेंस है 200 साल का। नागसेन हीनयान थे, नागार्जुन महायान थे। समझ में आ रहा है? और यूपीएससी यूपीपीएससी के लॉजिक आपको दे चुका हूं, तो इन 3 लॉजिक से प्रूव होता है कि नागसेन और नागार्जुन 2 डिफरेंट व्यक्ति थे। तो यूपीएससी ने जिस यूपीएससी में जिस भी व्यक्ति ने ये माना है कि मिलिंद पन्ना नागार्जुन ने लिखी थी क्योंकि नागार्जुन ही नागसेन थे, वो गलत है सब लोग। समझ में आ रहा है? ये अपन ने बात को समझने का प्रयास किया। तो ये अपनी एक निदान कथा हुई, एक अपनी मिलिंद पन्ना हुई और एक अपनी माध्यमिका सूत्र हुई। महावामसा दीपवामसा आप सब जानते हो मित्रों, बड़े पॉपुलर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जिनका रिलेशनशिप अशोक से भी है। और इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा प्रिलिमिनरी फोकस्ड अप्रोच है और हमारा अप्रोच ये है कि भाई जिनके बारे में हमने नहीं सुना है उनको ध्यान से जाने। जैसे कि निदान कथा के बारे में आपको नहीं पता था, जैसे कि नैति गंधा या नैति पकराना के बारे में आपको नहीं पता था, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़े। महायान, महावामसा और दीपवामसा आप खुद कमेंट्री इसकी पढ़ सकते हो। श्रीलंकन टेक्स्ट है, अशोक से रिलेटेड है। अशोक ने ट्रेवल करवाई थी अपने बेटे और बेटी की श्रीलंका में, तो बुद्धिज्म वहां पे एक्सपेंड हुआ था। महावामसा दीपवामसा टेक्स्ट की जानकारी आप ले लेना, पूरी पीपीटी में से आपको मिल जाएगा। तो ये अपना हुआ। अब आते हैं अपन नीति गांधा या नीति पकराना के बारे में। यही यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। और मित्रों में क्या बताऊं, इस लेक्चर को लेने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि देखो स्टैंडर्ड किताब में नीति पकराना के बारे में नहीं दे रखा है, यहां पे दे रखा है 1000 शब्द, 1000 पेजेस की किताब, और यहां पे भी आप देख रहे हो कितना कम दिया गया है आपको। बस आपको यही याद रखना है, बहुत कम नॉलेज है इसके बारे में इंटरनेट पे। आप बस यही याद रखो कि ये बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। नीति गांधा या नीति पकराना, दिस वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, और इसलिए मैं लेक्चर ले रहा हूं ताकि आपको 1000 पेजेस की किताब ना पढ़ना पड़े। फिर आगे आप आओ, ललित विस्तारा। ये महात्मा बुद्ध की फुल फ्लेजेड बायोग्राफी है। जैसे महात्मा बुद्ध की आपको जीवन की जानकारी, उनके प्रीवियस जन्मों की जानकारी मिलती है ना, कहां मिलती है उनकी प्रीवियस जन्मों की जानकारी? उनकी प्रीवियस जन्मों की जानकारी आपको मिलती है कहां पे? जकाता टेल्स में। तो बुद्ध की बायोग्राफी ललित विस्तारा है। और महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया। उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, ठीक है, फ्रेंज ऑस्टन, और उस मूवी का नाम दिया गया था प्रेम संन्यास, जिसको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है उस मूवी को। तो ये मूवी जब इन्होंने बनाई थी ना, तो उसमें भी उन्होंने कौन सी किताब को बुद्ध की बायोग्राफी मान के, रेफरेंस बुक उनकी कौन सी थी? ललित विस्तारा थी। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीएपीएफ में 2014 में पूछा गया था कि बुद्ध की जो बायोग्राफी है, फुल फ्लेजेड बायोग्राफी, तो वो ललित विस्तारा है। वो मिलिंद पन्ना नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ललित विस्तारा है। कलेक्ट करते चलिए सर, महावामसा क्या है, दीपवामसा क्या है, ठीक है, नेति गांधा नेति पकराना क्या है, ललित विस्तारा क्या है, महावामसा दीपवामसा, मिलिंद पन्ना, माध्यमिका सूत्रा, सब अलग अलग है। ललित विस्तारा इज द फुल फ्लेजेड बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्धा। तो मोटा मोटा मित्रों हमने सारी चीज कवर करने की कोशिश करी। अब जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर है वैसे जैन लिटरेचर भी हो सकती है, और कभी यूपीएससी मुझे लग रहा है अतरंगी सवाल बुद्धिस्ट स्कूल से रिलेटेड भी पूछ सकता है आपसे। बुद्धिस्ट स्कूल से रिलेटेड पूछ लिया तो उनके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए आने वाले समय में लेक्चर्स लाऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मित्रों, आज के लेक्चर को मैं एंड करूं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, आप लोगों में से ऑलरेडी काफी सारे बच्चों ने सुना होगा कि अनअकैडमी एक सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट जिसमें 40 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप है 17 दिसंबर को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको ना केवल यह पता लगेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो, बल्कि आप असफल हो सफल हो
सफल हुए तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, आपको ए डे विद ब्यूरोक्रेट स्पेंड करने का मौका, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा बूट कैंप का मौका, मैकबुक जीतने का मौका और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है। असफल होने के वालों के लिए भी अनअकैडमी ने पर्सनल मेंटरशिप 1-on-1 आपको वहां पे सुविधा दे रखी है। अगर आपके कम नंबर आते, आप बैठ सकते हो मेंटर से के साथ, आप बातचीत कर सकते हो, 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हो। दिसंबर से लेट मत होना। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अपने आप को परख तो लो, कहां स्टैंड कर रहे हो। 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लगभग 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं यूपीएससी का। इस टेस्ट को भी हजारों बच्चे देंगे। तो परीक्षा जो आपकी 26 मई को होगी, उससे पहले तो अपनी परीक्षा ले लो और देख लो कहां स्टैंड करते हो, और समय रहते देख लो गलती तो नहीं कर रहे, गलती है तो पहचानो। तो ये टेस्ट आपको लेना है। अनुज यूपीएससी मेरा कोड है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और अनअकैडमी ने मित्रों आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और रफ्तार बैच की भी शुरुआत की है। ऐसे बच्चे जो 2024 की प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रफ्तार बैच है। ऐसे बच्चे जो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है। इन सभी का फायदा उठा सकते हो अनुज यूपीएससी कोड को यूज करके। और भी लेक्चर्स मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी फ्री लाता रहूंगा। आशा करता हूं कि अच्छा लेक्चर आपको लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फीडबैक आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। Unacademy. Let's crack it.